चलिए आइए शुरू करते हैं इंडिया 38 के साथ, दैट इज द इंटेंजिबल असेट। सबसे पहले इंटेंजिबल असेट्स का मीनिंग क्या होता है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है, बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिएगा, समझिएगा। इस पे 101% आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखो इंटेंजिबल असेट क्या होता है, इट इज आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी असेट विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब हमें ये तो पता है कि इंटेंजिबल असेट्स का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। अब ये जो तीन वर्ड्स हैं, द फर्स्ट वर्ड इज आइडेंटिफिएबल, सेकंड वर्ड इज नॉन मॉनेटरी एंड थर्ड वर्ड इज असेट, इसका क्या मतलब होता है आइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले जब आप बात करते हैं आइडेंटिफिएबल की, तो देखिए आइडेंटिफिएबल का मतलब होता है कि उसको आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं मतलब क्या है कि सपोज देखिए वो असेट है, असेट हमने बोला सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल मतलब ये है कि उसके जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल को यूज करके मुझे किस प्रकार के फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जो हैं वो मिलेंगे। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या होते हैं, या तो आपकी सेल्स इंक्रीज हो जाए, या कॉस्ट सेविंग्स, या किसी भी तरह के अदर बेनिफिट जो ऑर्गेनाइजेशन को, एंटिटी को मिलते हैं बाय यूजिंग अ पर्टिकुलर असेट। तो सेपरेटली आइडेंटिफाइड का मतलब है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड, या आप उसको डिस्पोज कर सकते हैं सेपरेटली रिगार्डलेस ऑफ वेदर द एंटिटी इंटेंड्स टू डू सो और नॉट। मतलब देखिए सपोज आप कोई मशीनरी परचेज करते हैं, तो मशीनरी क्या होता है, आप उसको सेपरेटली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, कल दिन बेचना चाहें, ट्रांसफर करना चाहें, कुछ भी करना चाहे, हो सकता है या नहीं हो सकता। सेम वे इंटेंजिबल के लिए बोला गया कि इट मस्ट बी आइडेंटिफिएबल। आइडेंटिफिएबल का मतलब कि या तो वो सेपरेटली आइडेंटिफिएबल हो। सेपरेटली आइडेंटिफिएबल का मतलब कि आप उसे डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं सेपरेटली, या आप दूसरे वर्ड्स में बोले कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसके सेपरेटली आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, या arises from legal or contractual rights irrespective of whether such rights can be separately disposed or not। मतलब सपोज आपको किसी भी तरीके के माइनिंग राइट्स मिल गए, या कोई भी आपको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स मिल गए, तो अगर किसी भी तरीके के लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स आपको मिले हैं, चाहे आप उसे सेपरेटली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो उस केस के अंदर हम उसको बोलते हैं कि वो आइडेंटिफिएबल है। बड़े ध्यान से मैं इसको भी दोबारा रिपीट करूंगा, 2 बार सुनो, 3 बार सुनो, क्योंकि यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस पर्टिकुलर इंडेस का। इंडेस 38 जो कि इंटेंजिबल से डील करता है, यहां पर आपसे जरूर केस स्टडी एग्जाम में पूछी जाएगी। इंटेंजिबल असेट जो है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। आइडेंटिफिएबल का मतलब क्या है, या तो सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, या लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स आ सकते हैं। सेपरेटली आइडेंटिफाई हो सकते हैं, इसका मतलब कि आप उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं सेपरेटली, या उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो एटलीस्ट लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से आप उसको सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाए। समझ में आ गया आइडेंटिफिएबल का मतलब। ये एग्जाम में एज इट इज आपको कॉपी पेस्ट करके आना है, कोई भी वर्ड आपको इधर का उधर नहीं करना। सेकंड वर्ड है नॉन मॉनेटरी नेचर के होते हैं। देखिए मॉनेटरी नेचर का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। मॉनेटरी का मतलब होता है कोई भी चीज जो मनी टर्म्स में होती है, या हमें पता है कि एक फिक्स पीरियड के बाद इतना पैसा हमें मिलेगा। जैसे डेटर है, अगर आपने डेटर से 1 लाख रुपए लेने हैं, तो आपको पता है कि 3 महीने बाद ही आपको 1 लाख रुपए जो है वो दे देंगे, यस और नो। तो वो जो है आपके लिए क्या हो जाता है, वहां पर मॉनेटरी नेचर का हो जाता है। नॉन मॉनेटरी का मतलब क्या हुआ कि जो मॉनेटरी नहीं है, मतलब ना वो मनी टर्म्स में है, नॉट रिसीवेबल इन फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल अमाउंट्स ऑफ मनी, और ना ही हम उससे फिक्स्ड किया किसी डिटर्मिनेबल अमाउंट ऑफ मनी में रिसीव कर सकते हैं, तो वो हो जाता है नॉन मॉनेटरी। तो देखिए कोई भी फिक्स्ड असेट होता है तो वो कहीं ना कहीं नॉन मॉनेटरी नेचर का ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें कोई भी फिक्स्ड असेट मनी नहीं होता। सेकंड, फिक्स अमाउंट ऑफ मनी आप कभी भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि 5 साल बाद इतना अमाउंट जो है एग्जैक्ट मिलेगा। वो हाँ आप एस्टिमेट करते हो, दैट इज अ सेपरेट इशू, लेकिन आप एक्चुअली में एक्यूरेट अमाउंट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज असेट। अब असेट का मतलब क्या होता है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए असेट की डेफिनेशन के अंदर 3 चीजें आती हैं, विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी एज ए रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, एंड थर्ड इट्स एक्सपेक्टेड टू रिसीव फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। बड़े ध्यान से एक अक्षर सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। असेट विच इज कंट्रोल्ड बाय एंटिटी। कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो भी उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, ऑर्गेनाइजेशन के पास पावर है टू ऑब्टेन सच फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स
एंड रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट्स। यहां प्लस का मतलब एंड है, मतलब कंट्रोल का मतलब क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन पे देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट कंट्रोल कि जो भी उस असेट को यूज करके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले वो ऑर्गेनाइजेशन को ही मिले और कोई उसके जो बेनिफिट्स हैं और कोई यूज ना कर पाए। और जनरली ये हमें किसी लीगल राइट्स से आते हैं जो कि कोर्ट ऑफ लॉ में इन्फोर्सेबल होते हैं। देखिए, आप कोई भी पेटेंट की बात करते हैं या कॉपीराइट्स की बात करते हैं तो होता क्या, जैसे कॉपीराइट लिया तो कॉपीराइट में क्या है कि आप कोई भी बुक पब्लिश कर सकते हैं, कुछ भी, तो उससे प्रॉफिट जो मिलेंगे वो आपको मिलेंगे, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। प्लस आपने कॉपीराइट ले लिया तो उसके अलावा आपके अलावा कोई भी आपकी परमिशन के बिना उसको प्रिंट नहीं कर सकता। यू हैव द राइट टू रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट्स। समझ में आया? फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स जनरली रेवेन्यू फ्रॉम सेल, कॉस्ट सेविंग्स या अदर बेनिफिट्स से हमें देखने को मिलते हैं। देखिए, यहां पर एक चीज समझने की जरूरत है, जब आप कंट्रोल की बात करते हैं ना तो इट मस्ट बी अ सफिशिएंट कंट्रोल। इनसफिशिएंट कंट्रोल अगर है तो वो असेट नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको देता हूं, आपने अपने स्टाफ मेंबर्स को ट्रेंड किया। देखिए, अब आपके पास अगर ट्रेंड स्टाफ मेंबर्स हैं, ये एक आपके लिए बहुत अच्छी चीज है। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोडक्टिविटी उससे एनहांस होती है, आपको उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलते हैं। येस और नो? मैं मानता हूं कि आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, एक पास्ट इवेंट है, लेकिन कंट्रोल नहीं है। कंट्रोल क्यों नहीं है? वो कभी भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जा सकते हैं, वो कभी भी रिलेशनशिप टर्मिनेट कर सकते हैं। सेम वे आपके पास कोई पर्टिकुलर पोर्टफोलियो है कस्टमर्स का जो आपसे ही लेते हैं, मार्केट शेयर है आपका, कस्टमर रिलेशनशिप्स आपके बहुत अच्छे हैं, कस्टमर लॉयल्टी है, तो ये ठीक है आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स देंगे, लेकिन इन सब पे आपका इनसफिशिएंट कंट्रोल होता है। और क्योंकि इनसफिशिएंट कंट्रोल होता है, इस वजह से ये असेट की कैटेगरी में ही नहीं आते, इंटेंजिबल असेट तो बहुत दूर की बात है। सो कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल असेट अनलेस प्रोटेक्टेड बाय लीगल राइट्स। हाँ, ये चीज ध्यान रखने वाली है कि सपोज आपके ट्रेन स्टाफ मेंबर्स हैं और आपने उनके साथ 10 साल का एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि वो 10 साल तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के ही नहीं जा सकते किसी भी हाल में, और अगर जाते हैं तो उन्हें एक बड़ा हैवी अमाउंट का जो बॉन्ड है वो आपको देना पड़ेगा। तो यहां पर अगर देखें इस तरीके के लीगल राइट से प्रोटेक्ट कर रखा है, देन इट्स अ सेपरेट इशू। कस्टमर को आप लीगल राइट से प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, फिर भी ट्रेन स्टाफ मेंबर को कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे एग्जाम में केस स्टडी देखने को मिलती है। हेयर इनसफिशिएंट कंट्रोल एग्जिस्ट बिकॉज दे कैन टर्मिनेट द रिलेशनशिप विद द एंटिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। समझ में आ गया? देखिए, एक चीज ध्यान रखिए, इंटेंजिबल के केस में जो आप कंट्रोल की बात करते हैं ना, ये जनरली आइडेंटिफाई होता है किसी लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट से। मेनली ये अगर कोई और केस है जैसे लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स नहीं है, जहाँ पे जैसे अगर आपके इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल असेट है, आपने ऑर्गेनाइजेशन में कोई पेटेंट डेवलप किया या कस्टमर का डेटाबेस है, एडवर्टाइजमेंट, तो वो सेपरेबल होना जरूरी है। देखो, आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझो। मैंने आपको क्या बोला? सबसे पहले आइडेंटिफिएबल नॉन मॉनेटरी असेट। एग्जाम में कभी नॉन मॉनेटरी पहचानने को नहीं आएगा, मेन हमेशा गाड़ी आपकी अटकेगी आइडेंटिफिएबल और असेट में। सबसे पहले आपको चेक करना है क्या वो असेट है। असेट के लिए आपको 3 चीजें चेक करनी है। सबसे पहला क्या? कंट्रोल, कि आपके पास पावर टू कंट्रोल होना चाहिए, यस और नो। और उसके बाद अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट चीज, रिस्ट्रिक्ट आप कर सके किसी को कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपके अलावा कोई यूज नहीं कर सकता। देयर मस्ट बी अ पास्ट इवेंट एंड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। जनरली आपको प्रॉब्लम चेक करनी पड़ेगी कंट्रोल के अंदर कि हमारे पे कंट्रोल है या नहीं। कंट्रोल असेट हो गया अगर कंट्रोल है। इसके बाद आपने देखना है कि वो इंटेंजिबल है या नहीं है। और इंटेंजिबल के लिए 3 चीजें मैंने आपको बताई। क्या? सबसे पहला आइडेंटिफिएबल होना चाहिए, नेक्स्ट नॉन मॉनेटरी होना चाहिए, तीसरा असेट होना चाहिए। असेट आप चेक करके आ चुके हैं, नॉन मॉनेटरी कभी आपके लिए इशू नहीं बनेगा। आइडेंटिफिएबल होना चाहिए। आइडेंटिफिएबल मतलब या तो आप उसे सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, सेपरेटली आइडेंटिफाई मतलब उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, आप उसको अलग से ट्रेस कर पा रहे हैं, यस और नो। अब जैसे आपने एक हैवी एडवर्टीजमेंट कर दी, तो उस पर्टिकुलर हैवी एडवर्टीजमेंट से ठीक है आपके पास कंट्रोल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आप ही को मिलेंगे उस एडवर्टीजमेंट के, मैं मानता हूं इट्स एन असेट। बट द पॉइंट इज दिस कि आपने एक हैवी एडवर्टीजमेंट करी, आप उसे एज एन इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करना चाहते हैं, तो क्या उस हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर के जो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं वो आप सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उस केस के अंदर आप उसे एज एन इंटेंजिबल रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट
जनरली होता क्या है कि आप इस तरह के हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर करते हैं तो उनकी आप अलग से फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स को सेपरेट नहीं कर पाते हैं। इस वजह से जनरली वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आप देखेंगे एज एन इंटेंजिबल अपीयर नहीं होता, कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल असेट बिकॉज इट्स फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन नॉट बी सेपरेटली आइडेंटिफाइड। हाँ, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट वहां पर आपको क्लियर कट दे दे कि भैया ये पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट है, इससे हम फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। मैनेजमेंट अगर आपको इस बात से कन्विंस कर पाती है then it's a separate issue, but in 99.99% cases heavy advertisement expenditure customer database से ठीक है हमें future economic benefits मिलेंगे, but वो separately identify नहीं किए जा सकते। उनका जो benefit है वो मिलता है business as a whole, मतलब उनके सिर्फ स्पेसिफिक बेनिफिट आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, इस वजह से हम उसे बुक्स में रिकॉग्नाइज नहीं करते। देखिए ये जो दो स्लाइड्स हैं 101% क्वेश्चन आएगा कि आप आइडेंटिफाई करिए कि वो इंटेंजिबल है या नहीं है। अगर आता है क्वेश्चन, ये वाला पार्ट तो आपको एज इट इज एग्जाम में लिख के आना है। ये प्रोविजन है एज पर इंड AS 38 कि इंटेंजिबल क्या है, उसमें आप समझाएंगे आइडेंटिफिएबल क्या है, नॉन मॉनेटरी क्या है, असेट। मतलब ये चीज तो आपको एग्जाम में लिख के ही आनी है, ये आपका प्रोविजन है। फर्स्ट पैराग्राफ आपका यही रहेगा केस स्टडी का। इसके बाद ये जो सेकंड, उस पर मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं, ये सारी एग्जाम में वो केस स्टडीज को कंसाइज किया है जो आई हुई हैं। जैसे उन्होंने आपसे कई बार एग्जाम में पूछा कि ट्रेन स्टाफ मेंबर जो है वो हम इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो आपने क्या करना है, ये पूरा लिखा कि इंटेंजिबल क्या है। उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में लिखा क्योंकि इनसफिशिएंट कंट्रोल होता है ट्रेन स्टाफ मेंबर पे, इसलिए अब उसे इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। कभी केस स्टडी उन्होंने टेक्निकल टैलेंट पे बना दी, कभी पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर पे बना दी, कभी मार्केट शेयर पे बना दी, कभी कस्टमर रिलेशनशिप पे बना दी, कभी कस्टमर लॉयल्टी पे। 6 केस स्टडी तो आपके सामने यही हो गई। सबका आंसर सेम है कि इसको आप इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते अनलेस प्रोटेक्टेड बाय लीगल राइट्स। हियर्स इनसफिशिएंट कंट्रोल एग्जिस्ट बिकॉज दे कैन टर्मिनेट द रिलेशनशिप विद द एंटिटी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो यहां पर इस पर्टिकुलर लाइन से 6 डिफरेंट केस स्टडी आपको कवर अप करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूंगा आपको अब पॉइंट मेरे समझ में आ रहे होंगे। सेकंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पर ये जो सेकंड पॉइंट है कस्टमर डेटाबेस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, ये सबसे ज्यादा कॉन्फ्लिक्टिंग पॉइंट है कि इसको इंटेंजिबल रिकॉर्ड करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम पे ही मिलेंगे। तो यहां पर इंड AS 38 क्या कहता है कि भैया नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि आप इसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन क्वेश्चन आपको जबरदस्ती कह दे नहीं, हम तो मैनेजमेंट कह रही है कि भैया ये बेनिफिट्स मिलेंगे और ये श्योर शॉट है। अगर मैनेजमेंट कन्विंस कर पाती है आपको, देन इन दैट केस ओके ठीक है, आप फिर इंटेंजिबल की तरह उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करूंगा आपको ये समझ में आ गया कि एग्जैक्टली इंटेंजिबल क्या होता है। क्लियर है पॉइंट? पक्का? श्योर? अब देखिए जो इंटेंजिबल असेट्स हैं वो काफ़ी चीज़ों से मार्केट रिलेटेड हो सकते हैं, कस्टमर रिलेटेड, आर्टिस्टिक रिलेटेड, कस्टमर बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है। बट ये बात ध्यान रखनी है कि कोई भी आप इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज तभी करेंगे जब वो इंड AS 38 का जो रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है उसको मीट करें। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर आप देखें, हम कस्टमर लिस्ट को नहीं कर रहे, हमने अभी पढ़ा ना, कस्टमर लिस्ट नहीं करेंगे, कस्टमर डेटाबेस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स उसके सेपरेटली आइडेंटिफाई नहीं हो सकते। कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट्स, नॉन कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप, इनको नहीं करेंगे। अभी हमने इसके बारे में देखा। दो दे आर इंटेंजिबल असेट्स, बट हम उसको नहीं कर रहे क्योंकि इंड AS 38 के हिसाब से जो क्राइटेरिया है वो हमारा मीट नहीं होता। तो इंटेंजिबल मल्टीपल तरह के होते हैं, लेकिन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उन्हें तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब वो इंड AS 38 का क्राइटेरिया कंप्लीट करेंगे। अब जैसे टेक्नोलॉजी बेस में कौन कौन से आते हैं, तो ये आपको मोटा मोटा आइडिया होना चाहिए कि कितने तरह के इंटेंजिबल्स हो सकते हैं, उनके कौन कौन से एग्जांपल हैं। इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस कम है, बट हाँ इंड AS 38 का पार्ट है तो जस्ट आपके साथ यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। तो इंटेंजिबल क्या है? मेन 3 चीजें, आइडेंटिफिएबल, नॉन मॉनेटरी, असेट। आइडेंटिफिएबल मीन्स सेपरेटली आइडेंटिफाई हो कि हम उसे सेपरेटली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं या उसके फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट सेपरेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या किसी लीगल या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप्स है। नॉन मॉनेटरी नेचर के होते हैं, मनी टर्म्स में नहीं होते, किसी फिक्स्ड डिटर्मिनेबल अमाउंट में रिसीवेबल नहीं होते। असेट विच इज कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, कंट्रोल होना चाहिए सफिशिएंट, मतलब पावर टू ऑब्टेन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स या रिस्ट्रिक्ट द एक्सेस ऑफ अदर्स टू दोज बेनिफिट्स।
समझ में आया? पास्ट इवेंट है मतलब आपने कभी परचेज किया होगा, और फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स लाइक या तो सेल्स बढ़े, कॉस्ट सेविंग हुए, अदर बेनिफिट्स। फटाफट यहाँ तक बहुत अच्छे से कर लीजिए, इसके बेसिस पर फिर हम केस स्टडी करेंगे। यह सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इंड AS 38 का, और आप देखेंगे कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन ऑन क्वेश्चंस। The very first question is, a software company of X Limited is developing new software for the telecom industry. It employs 100 engineers trained in that particular discipline who are engaged in the development of the software. X Limited feels that it has an excellent HR policy and does not expect any of its employees to leave in the near future. So this is the intention of X Limited, that it has an excellent HR policy, and because of that there are no chance that any employee will leave the organization in future. It wants to recognize these set of engineer as a human resource asset in the form of intangible asset. X Limited wants to recognize the same as an intangible asset. What would be your advice to X Limited? See, first of all, you have to write down the complete definition of intangible asset that we have discussed. That is the first slide, this one. In the paragraph 1, you will write down the complete definition of intangible asset with the meaning of identifiable, non-monetary and asset. This will be the para 1. In the para 2, now okay, there is an excellent HR policy and the management feels that none of the employee will leave the organization in future. But we have discussed there is insufficient control over the future economic benefits like trained staff members, which includes a HR policy also. Okay, why so? Because they can terminate the relationship with the entity at any point of time. Yes, you can recognize the same as an intangible if it is protected by legal rights, but in the question there is no discussion about the legal rights, so we will assume that there is no legal right and they can terminate the relationship with the entity at any point of time. So in the para 2, you will write down this insufficient control. This line you have to mention in the para 2. Okay, and in para 3, you will write down the conclusion. Accordingly, it cannot be recognized as an intangible asset. You cannot recognize the same as an intangible asset. So hopefully you are getting my point that how you have to write the answer of this question. Here it is given in a very concise manner. You cannot write the answers in a concise manner, otherwise you will not get the marks in exam. To get the full marks in exam, 4 out of 4, 5 out of 5, you must write the answer in detail. Okay. Now coming to the next question, X Limited has acquired a telecom license from government to operate mobile telephony in 2 states of India. Can the cost of acquisition be capitalized as an intangible? So obviously the answer is yes. Why so? The government license, telecom license is an asset because you will get the future economic benefits. You have the power to control as well as you can restrict the others to access the same, and it is identifiable also. Why so? Because it comes from a contractual agreement, legal relationships are there, so it can be recognized as an intangible asset. Okay, so again the manner you have to present the answer will remain same. The para 1 will be the complete definition of intangible asset that we have discussed in the slide number 1. In the para number 2, you will write down that it's an asset. Why so? Because there is a power to obtain future economic benefits and restrict the access of others, and second, there is a legal and contractual rights. Because of that, it is identifiable as well. And non-monetary, this is something that you never need to write, because by default, if it is identifiable an asset, it is assumed to be of non-monetary in nature. Okay, so this is the second paragraph, and in the para 3, accordingly you will conclude, okay, this can be recognized, this can be capitalized as an intangible asset. Okay, sure. Now coming to the next question, an entity regularly places advertisements in newspaper. Okay, advertising its products and includes a reply slip that informs
individual replying to the advertisement that the entity may pass on the individual details to other sellers of similar products unless the individual ticks a box in the advertisement. So there is an advertisement by a company in the newspaper which includes a slip. Okay, you have to fill this and you will send the same to the advertiser. There is a checkbox. Okay, if you will not tick it, it means you are giving the right to the advertiser that he or she can share your data with some other individuals of similar products to get the sales done. Okay, so now the point is this, that particular advertiser who is getting your data from this particular slip can recognize the same as an intangible or not. So again, we have discussed that customer database, you cannot recognize it as an intangible because future economic benefits cannot be separately identified. If management can prove it, yes, future economic benefits can be separately identified, then it's a separate issue. But in the question, nothing is given, so we will assume that no future economic benefits can be identified. So again, it cannot be recognized as an intangible asset, cannot be distinguished from cost of developing the business as a whole. This we have discussed earlier also. Okay, so here again the para 1 will remain same, the para 2 and the para 3. In this way you have to write the answer of this case study. So here we have discussed the 3 questions in the case study form on Ind AS 38, meaning of intangible, and all the 3 questions are very important from examination point of view. Similar questions you can expect in your exam. Now the next question is how to identify whether an asset is tangible or intangible. So see, Ind AS 38 provides a very clear cut guideline on this. Asset is tangible or intangible is classified from the word significant element. What is the significant element in this? For example, computer software comes in a CD, but the significant element is the software for which you are paying the amount, not the CD. So obviously you will recognize the same as an intangible asset. Same way, when you're buying the cell phone, there is a software, either it is Android or iPhone is there, whatever. So there is a operating software inside the phone, yes or no? But the main thing for which you are paying is not the operating software. Basically you are paying for that particular device. So operating software in the machine will be classified as tangible. It's not intangible. Whatever machinery you are purchasing, if there is an operating software inside it, you are not going to bifurcate the cost as operating software and the hardware cost. No, you will recognize the same as a tangible asset because mainly the significant element that is present is the of tangible asset. However, if you're buying any add-on software like antivirus in case of computers which are not required for operating the system, then it will be classified as an intangible asset. So the main point will be the significant element that is present in the asset. On the basis of that, you will decide करेंगे whether it is the tangible asset or intangible asset. Now coming to the applicability of Ind AS 38. See, this Ind AS is applicable in accounting of intangible assets except where other Ind AS are applicable, and the other Ind AS applicability is basically the very first is intangible assets held by an entity for sale in the ordinary course of business, meaning thereby the job of entity, the main work of the entity is to develop the intangibles and resell the same. For example, software development company. So in that particular case, it will be dealt by Ind AS 2, not by the Ind AS 38. Deferred tax asset, leases, asset arising from employees benefit, Ind AS 19 is there. Financial assets, goodwill arising in business combination, Ind AS 103 is there. Insurance contracts, non-current intangible asset classified as held for sale, meaning thereby there are certain intangible assets which have been classified as held for sale. So that will be dealt in as per Ind AS 105. Asset arising from contract with customers, this will be dealt as per Ind AS 115. Okay, so these are the cases where Ind AS 38 is not applicable. Okay, now coming to the special points which is main
and obviously you can see a question on this. However, this Ind AS is applicable on motion picture films, video recording, plays, manuscript, patents and copyrights. On these, this particular Ind AS is applicable. This standard does not apply to expenditure on the exploration for or development and extraction of oil, gas and mineral deposit in extractive industries and in case of insurance contract, because for that there is a separate Ind AS. This is very important point. Exploration, expenditure on exploration, development, extraction of oil, gas and mineral deposits. If you are incurring some expenditure on extraction of oil, gas and mineral deposit, then this Ind AS will not be applicable. This is very important. On this you can get the question in exam. However, if extractive industries means that industries which are dealing in the extraction of oil, gas or mineral deposit, and insurers are using other intangible assets like computer software, startup costs, then Ind AS 38 will be applicable. However, for insurance contracts and the extraction of oil, gas and mineral deposit, there is a separate Ind AS. It will not be dealt as per Ind AS 38. However, if these industries are using other intangibles like computer software, startup costs, then Ind AS 38 will be applicable. Okay, so this is basically the applicability of Ind AS 38. Thank you. Now coming to recognition of intangible assets. कब intangible assets को recognize करना है? See, intangible asset is recognized when it is probable. Probable means more likely than not, or in simple words, chances are more than 50%. But you should not write these words in exam. Just this is for your understanding purpose. Probable means more likely than not. In simple word, chances are more than 50%. So if it is probable that entity will receive the future economic benefits, means there is a surety, not surety exactly, more than 50% chances are there. Yes, we will get the future economic benefits and its cost can be reliably measured. Then intangible asset can be recognized. This is very important. You can get the question on this. आपको question इस पे मिल सकता है. Intangible asset recognition criteria. There are two criteria. First, probably we will get the future economic benefit. Second, cost can be reliably measured. However, the one thing that you have to strictly consider, very important, probability of future economic benefits to be considered on reasonable and supportable assumptions. Your assumptions must be realistic and it must be backed by the evidences, with greater weight being given to external evidence. External evidence like media reports or competitor policies, meaning thereby when you are estimating whether the organization will receive the future economic benefits or not, in that particular case, kindly be careful that your assumptions must be realistic. It must be backed by the reasonable evidences. And the second thing that is most important, that you have to provide greater weights to the external evidences, that is the media reports, competitors policy. Only then you will recognize the same as an intangible. And as per Ind AS 38, initially it is measured at cost. So these are the recognition criteria. This is very important. On this you can get the question in exam. चलिए अब बात करते हैं व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ इंटेंजिबल असेट. इंटेंजिबल असेट की क्या कॉस्ट हमें लेनी है. देखिए इसके लिए चार केसेस हो सकते हैं कि आपने इंटेंजिबल एक्वायर किया है, बिजनेस कॉम्बिनेशन में मिला है, मतलब ड्यू टू मर्जर या एमलगमेशन, गवर्नमेंट ग्रांट है या एक्सचेंज ऑफ असेट्स है. तो चारों केसेस में अलग अलग कॉस्ट होगी. तो आइए देखते हैं. सबसे पहले अगर आपने उसे एक्वायर किया है तो उसकी कॉस्ट में क्या क्या इंक्लूड होगा. कोई भी जो भी परचेज प्राइस आपने पे किया है, कोई भी इंपोर्ट ड्यूटी या नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, मतलब सीधी भाषा में अगर उसका आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा तो आप उसे अपनी कॉस्ट में ले सकते हैं. डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल एक्सपेंसेस. उसके अलावा डेफर्ड पेमेंट एट इक्विवेलेंट कैश प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है. मतलब अगर आप कुछ पेमेंट फ्यूचर में करेंगे तो उसकी आपको प्रेजेंट वैल्यू लेनी है. समझ गए. सपोज 1 लाख रुपए आपको पे करने हैं आफ्टर 1 ईयर,
ठीक है, तो आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू लेंगे, सपोज उसकी प्रेजेंट वैल्यू आती है 92,000, ठीक है, और ये जो 8,000 रुपये का डिफरेंस है उसे एज एन इंटरेस्ट ट्रीट किया जाएगा। एनी डिफरेंस बिटवीन डेफर्ड पेमेंट एंड कैश प्राइस टू बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट। समझ में आ गई बात? श्योर। लेकिन इसमें आपको क्या नहीं लेना है, एक्सक्लूड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस हुआ है, सर्विस, उसकी कॉस्ट, कंडक्टिंग न्यू बिजनेस, एडमिन कॉस्ट, ये जनरल एग्जाम में दे दी जाती है। जनरल ओवरहेड्स नहीं लेने, कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ एन असेट, इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस इनकर्ड फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपको देखने को मिल जाता है। ये 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं क्वेश्चन के अंदर। तो क्या नहीं लेना, कोई भी नए प्रोडक्ट सर्विस को इंट्रोड्यूस करने की कॉस्ट है, एडमिन कॉस्ट है, बिजनेस कॉस्ट है, डिप्लॉयमेंट कॉस्ट है, इनिशियल ऑपरेटिंग कॉस्ट है, जनरल ओवरहेड है, ये आपको जो है उसके अंदर एक्सक्लूड करने हैं। ठीक है, ये कब है? जब आपने उसे सेपरेटली एक्वायर किया है। इस पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ स्टैंडर्डाइज्ड फाइनेंस सॉफ्टवेयर एट ए लिस्ट प्राइस ऑफ ₹30 लाख एंड पेड 50,000 टुवर्ड्स परचेज टैक्स विच इज नॉट रिफंडेबल। 50,000 रुपये दिए टैक्स के लिए जो कि नॉन रिफंडेबल है, कॉस्ट में ऐड होंगे। इन एडिशन टू दिस हमें ट्रेड डिस्काउंट मिला 5% का, तो वो लिस्ट प्राइस में से माइनस होगा। In the initial list price, X Limited incurred cost of 7 lakh towards customization of the software। 7 लाख रुपए की कॉस्ट आई उसको कस्टमाइज करवाने की अपनी ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से। X Limited purchased a 5-year maintenance contract with the vendor company of ₹2 lakh। हमने एक मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट भी एंटर किया है 2 लाख रुपए में। एट व्हाट कॉस्ट द इंटेंजिबल विल बी रिकॉग्नाइज्ड, आप उसे किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? तो देखिए बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। लिस्ट प्राइस है 30 लाख रुपए, उसमें आपको सबसे पहले 5% ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ठीक है, 150। उसके बाद आप देखिए 50,000 रुपये जो है उसमें आपके टैक्सेस, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है, उसको आप ऐड कर देंगे। कस्टमाइजेशन कॉस्ट है 7 लाख रुपीज़ की, टोटल आपका आ जाता है कितना? 36। जो ये आपकी मेंटेनेंस कॉस्ट है ये आपका एक्सपेंस है, इसको आप कैपिटलाइज जो है वो नहीं करेंगे। ये एक तरह से आपका प्रीपेड एक्सपेंस की तरह काम करेगा। अब देखिए आंसर लिखने का तरीका क्या है, ये नहीं कि सीधे कैलकुलेशन करके दिखा दी। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे जो है हमने प्रॉपर प्रोविजन लिखा है कि प्रोविजन क्या है, वो लिखना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपके मार्क्स कट जाते हैं। और कैसे लिख के आना है, क्या लिख के आना है, क्या ये लिख के आना है जो सोल्यूशन में? नहीं, ये चीज़ आपको एकदम बाय हार्ट याद होनी चाहिए और ये एज इट इज़ आपको लिख के आनी है कि अगर सेपरेटली एक्वायर किया गया तो एज पर इंड AS 38 कॉस्ट इंक्लूड्स और एक्सक्लूड्स आपको दोनों लिख के आना है। उसके बाद आपको जो है कैलकुलेशन दिखानी है और फाइनल अमाउंट कंप्यूट करके दिखाना है। चलिए अब आगे बात करते हैं बिजनेस कॉम्बिनेशन। देखिए बिजनेस कॉम्बिनेशन है तो उस केस में आपको क्या लेना है? फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन वेदर और नॉट सच असेट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय वेंडर। मतलब अगर बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, सपोज आपने एमलगमेशन हुआ या मर्जर हुआ, उस केस के अंदर तो जो भी इंटेंजिबल आपके पास आया उसकी जो फेयर वैल्यू थी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन वो आपको लेनी है। ये मैटर नहीं करता कि वो इंटेंजिबल सामने वाली कंपनी ने, मतलब वेंडर ने अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर रखा था या नहीं। देखो सीधे सा एग्जांपल है, जब आप बिजनेस एक्वायर करते हैं अपनी बुक्स में गुडविल रिकॉग्नाइज करते हैं अगर आपने परचेज कंसिडरेशन ज़्यादा दी है, बट क्या वो गुडविल सामने वाली कंपनी ने रिकॉर्ड की होती है? नहीं। आप क्या करते हैं, अगर परचेज कंसिडरेशन 10 लाख थी और आपने नेट असेट्स 8 लाख के टेक ओवर किए, तो आप क्या करेंगे? 2 लाख रुपए की गुडविल दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे? क्यों दिखा रहे हैं भैया? क्योंकि आपने ज़्यादा कंसिडरेशन पे करी है, यस और नो। बट क्या ये 2 लाख रुपए वेंडर ने अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज किए हुए थे? ऑब्वियसली नहीं किए हुए थे, तो वही बात यहाँ लिखी हुई है। अब ये सच फेयर वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है? करंट बिड इन एन एक्टिव मार्केट, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, सिमिलर ट्रांजैक्शन प्राइसिंग और अप्लाइंग मल्टीपल फैक्टर्स फॉर रेलिवेंट इंडिकेशन लाइक अर्निंग्स फ्रॉम सच इंटेंजिबल असेट। मतलब ये जो फेयर वैल्यू लेनी है ये आंख बंद करके नहीं लेनी। ये हो सकता है आपको एक्टिव मार्केट से मिल जाए। अब सपोज उसकी एक्टिव मार्केट है कि इस तरह के पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, लाइसेंस कितने में मिलते हैं, या अगर एक्टिव मार्केट नहीं है तो उससे क्या आपको फ्यूचर कैश इनफ्लोज मिल सकते हैं, उसकी प्रेजेंट वैल्यू ले लो। इस तरह की सिमिलर ट्रांजैक्शन किस प्राइस पे एंटर की जाती है वो देख सकते हैं, या कोई भी मल्टीपल फैक्टर्स जिससे आप ये फेयर वैल्यू जो है निकाल सकते हैं। In case of business combination, group of intangible assets may be recognized as single intangible asset if the value of individual asset cannot be reliably estimated। ये क्या है? देखिए सपोज आपने एक वेबसाइट परचेज करी, ठीक है, अब आपने फेसबुक परचेज किया। जब आपने वेबसाइट परचेज करी तो उसमें 2 चीज़ें, एक तो वेबसाइट का नाम
और दूसरा जो वेबसाइट का कंटेंट है, भाई कोरा है जैसे, या फेसबुक है, ट्विटर है, तो एक तो वो जो नाम है फेसबुक कोरा जिसको आप डोमेन नेम बोलते हैं उसके पैसे, दूसरा उस वेबसाइट के कंटेंट के पैसे। इन एन एक्विजिशन टू इंटेंजिबल असेट्स आर आइडेंटिफाइड, वन इन द नेम ऑफ वेबसाइट एंड अनदर वेबसाइट कंटेंट। अब सपोज आपने टोटल लमसम जो है 50 करोड़ पे कर दी उस वेबसाइट को लेने में, ठीक है। तो 50 करोड़ में से आपने कुछ वेबसाइट के नाम के लिए दिया और कुछ वेबसाइट कंटेंट के लिए, बट प्रैक्टिकली अब यहां पर ये डिस्टिंग्विश कर पाना कि कितना अपने वेबसाइट के नेम के लिए दिया और वेबसाइट कंटेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। हेयर बोथ आर सेपरेटली आइडेंटिफिएबल एंड ट्रेडेड, बट इट कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड एज वेबसाइट कैन नॉट बी सोल्ड विदाउट कंटेंट। क्योंकि अगर आप 50 करोड़ पे देके कोई वेबसाइट ले रहे हैं, ठीक है, आप उसके नाम के लिए दे रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ कंटेंट भी तो होगा जिसकी आप पेमेंट कर रहे हैं। तो यहां पर टू इंटेंजिबल असेट्स जो है उसको आप एज सिंगल असेट रिकॉग्नाइज करेंगे, सीधे लिखेंगे वेबसाइट, उसको फर्दर बाइफरकेट नहीं करेंगे कि वेबसाइट नेम का कितना और वेबसाइट कंटेंट का कितना। तो वही बात यहां लिखी हुई है कि इन केस ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर ग्रुप ऑफ इंटेंजिबल असेट्स हैं उसको आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं सिंगल इंटेंजिबल असेट, अगर इंडिविजुअल असेट जो है उसको आप रिलायबली मेजर नहीं कर सकते। समझ में आई बात? श्योर। तो मोटी मोटी दो बातें हैं कि बिजनेस कॉम्बिनेशन में आपको क्या लेना है, फेयर वैल्यू लेनी है। फेयर वैल्यू करंट एक्टिव मार्केट से मिल सकती है, पीवी हो सकता है, सिमिलर ट्रांजैक्शन प्राइसिंग हो सकती है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। और ग्रुप ऑफ इंटेंजिबल असेट्स को आप सिंगल इंटेंजिबल असेट की कैटेगरी में ले सकते हैं अगर आप इंडिविजुअल असेट को रिलायबली एस्टिमेट नहीं कर सकते। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। X Limited in business combination purchased the net assets of Y Limited of 4 lakh. On this, the assets and liabilities position of Y Limited just before the acquisition is as follow. Property, intangible, this. The fair market value of PP, intangible asset, one intangible asset is available for this. How would X Limited account for the net assets acquired from Y Limited? देखिए सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आप intangibles पढ़ रहे हैं अभी, तो आपको पता है इंटेंजिबल्स के केस में कॉस्ट नहीं लेनी होती, आपको फेयर मार्केट वैल्यू लेनी होती है जो कि यहाँ पे 30,000 और 70,000 रुपए। तो आप अपनी बुक्स में से 30,000 एंड 70,000 का रिकॉग्नाइज करेंगे। एवन मैं आपको बता दूं, क्योंकि अभी आपने अभी तक नहीं पढ़ा है पीपीई, तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट भी जो है वो भी हम फेयर मार्केट वैल्यू पर ही लेते हैं, ठीक है। तो ये भी हम अपनी बुक्स में कितने का रिकॉग्नाइज करेंगे, 150 का रिकॉग्नाइज करेंगे। कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है हमारे पास, 1,30,000 रुपए, और हमारे पास ट्रेड पेबल्स हैं वो कितने हैं, 50,000 रुपीज, ठीक है। तो इसके बाद आप इसको करिए जरा, कितना आता है 1, ये 50 गया, 52, ये आ गया 3,30,000, ठीक है। आपने पे कितने किए हैं, 4 लाख रुपए। तो आपने गुडविल के लिए जो है वो कितने पे किए होंगे, You have paid 70,000 for the goodwill, yes or no? तो नेट एसेट्स किस तरीके से एक्वायर होंगे उसने आपसे पूछा है, तो आप देखिए इस तरीके से आप इस चीजों को करेंगे। this goodwill is the difference, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि बिजनेस कॉम्बिनेशन अगर होगा तो मेन हमें इंटेंजिबल्स को फेयर वैल्यू पे लेना है। इनफैक्ट प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को भी फेयर वैल्यू पे लिया जाता है, बट उसकी डिस्कशन इसलिए नहीं करी क्योंकि हम अभी इंटेंजिबल्स की बात कर रहे थे। क्वेश्चन समझ में आ गया? श्योर। चलिए एक और देखते हैं। X Limited is engaged in business of publishing journals. They acquired 50% stakes in Y Limited, a company in the same industry. X Limited paid purchase consideration of 10 crore and fair value of net assets is this. The above purchase consideration include 30 lakh for obtaining the skilled staff of Y Limited. अच्छा जी, ₹50 lakh by way of payment towards non-competition fees so as to restrict Y Limited to compete in the same line of business for next 5 years. How should the above transactions be accounted for by X Limited? तो हमने देखो 10 करोड़ पे किए, नेट असेट्स हैं 8.5 करोड़ पे, ये तो समझ में आता है। आपने 30 लाख रुपए लिए पे किए स्किल्ड स्टाफ के लिए। देखिए अभी हमने देखा था, पीछे भी इसकी हमने बात की थी, आपने ठीक है 30 लाख रुपए स्किल्ड स्टाफ आपको मिल रहा है, उसके आपने पे किए, लेकिन इसको आप एज एन इंटेंजिबल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए सबसे पहले आपको बताया था असेट की डेफिनेशन में क्या था, पहला पॉइंट कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, यही बताया था आपको कि इट मस्ट बी कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी।
हाँ या ना? अगर आप ध्यान से देखें तो जो आपने स्किल स्टाफ लिया है उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, वो कभी भी आपको छोड़ के जा सकता है। मतलब कोई आप इस तरीके की चीज़ नहीं कर सकते कि आप उसे कंट्रोल कर पाए 100%, वो आपकी मशीन नहीं है। तो इसीलिए आप इसे, ये असेट ही नहीं है तो इंटेंजिबल होने की तो बात ही दूर हो जाती। हाँ, लेकिन 50 लाख रुपीज़ जो आपने नॉन कॉम्पिटिशन फीस पे की है, दैट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज इंटेंजिबल बिकॉज इट इज समथिंग विच इज कंट्रोल्ड। सेकेंड, कहीं ना कहीं पास्ट इवेंट हो जाता है। थर्ड, आपको इससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, नॉन कंपटीशन है। फोर्थ, आप इसे सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाय वे ऑफ लीगल एग्रीमेंट आपने उस लीगल एग्रीमेंट किया है, नॉन कंपटीशन फीस उसके लिए पे की है, तो उसको आप एज एन इंटेंजिबल जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या आंसर दिया हुआ है। शुड रिकॉग्नाइज an intangible asset in respect of consideration paid towards non-competition fees. However, amount paid for obtaining skilled staff, this does not meet the definition of intangible asset since X Limited has not established any right over resource and should be expensed. Has insufficient control. Main point जो है वो ये। और देखिए, कभी भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए इंटेंजिबल है यानी, मैंने आपको बता चुका हूँ 4 पॉइंट्स पहले, वो 3 पॉइंट जो सबसे स्टार्टिंग की स्लाइड में आपको बताए थे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये जरूर लिख के आने। आप ये टेक्स्ट लिख के आएंगे, आपका एकदम सेफ साइड हो जाएंगे, मतलब क्लियर हो जाएगा कि हाँ भैया आपको प्रोविजन आता है। तो इसकी जगह वो 3 पॉइंट्स आप लिख दीजिएगा। तो 50 lakh will be separately recognized as an intangible whereas amount paid for obtaining skilled staff does not meet the recognition criteria since it is acquired in business combination, it forms part of goodwill। तो आप क्या करेंगे, देखिए, एक 10 करोड़ पे किए हैं जिसमें से 8.5 करोड़ पे नेट असेट्स के हो गए, ठीक है। 50 लाख हो गया आपका नॉन कॉम्पिटिशन फीस, उसको आप रिकॉग्नाइज करेंगे, ठीक है। और रेस्ट जो आपका 1 करोड़ पे बच गया उसको आप सीधे गुडविल के नाम से रिकॉग्नाइज कर देंगे। समझ में आ गई बात? श्योर। तो ये आपने देखे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन एज इट इज एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इनको कर लीजिए, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ भी करेंगे, कोई भी क्वेश्चन लेंगे, इसी के अराउंड ही आपको घूमता हुआ दिखाई देगा। Now coming to the next case, if the intangible asset has been acquired by way of government grant, so in that case it will be recognized at fair value, not at nominal value. AS में, earlier in AS 12 we see that whenever government grant is received, the asset is recognized at nominal value. But here, as per Ind AS 38, if the intangible asset has been received by way of government grant, it will be recognized at fair value. For example, government allocated the mining rights at registration fees of 1 lakh having fair value of 10 crores. Here it needs to be recognized at 10 crores, not at 1 lakh. Okay. Now coming to the next, which is exchange of assets, and most important, in case of exchange of asset, meaning thereby आपने asset दिया and against to that you get an intangible asset. So here, if there is a exchange of asset, meaning thereby that intangible has been acquired by giving up some asset of the organization, then to be recognized at fair value unless the exchange transaction lacks commercial substances. The transaction will be recognized at fair value unless it lacks commercial substances and the fair value of asset acquired or given up cannot be reliably measured. Meaning thereby the first priority will be fair value. However, it can be recognized at any other value if the commercial substance is missing and the fair value of asset acquired or given up cannot be reliably measured. Now, we say that commercial substance is present if such transaction affects entity's operation as a result of exchange. Meaning thereby, if you are acquiring some asset and giving up some asset, and if you are acquiring some intangible, obviously we will say that there is a commercial substance if it will affect your future economic benefits, or the configuration of cash flows of asset given up differs from the cash flows of asset received. Meaning thereby, if you are giving up some asset and as against to that you are getting some asset, so there will be some difference in cash flows. It may be in the form of risk, timing or amount, whatever.
meaning thereby might be the asset that you are giving up. From that you were expected to receive rupees 10 lakh cash flow in next 3 years, but against to that whatever asset you are acquiring, you may receive the cash up to rupees 20 lakh from operations in next 3 years. जो आप asset दे रहे हैं उससे आपको 10 लाख का कैश मिलता अगले 3 साल में, बट जो आपको मिल रहा है उससे आपको 20 लाख का कैश मिलेगा अगले 3 साल में. सो देयर मे बी अ डिफरेंस इन कॉन्फ़िगरेशन और एनी हाउ if it will affect the entity's operation, we will say that commercial substance is present. This is important from theory point of view, obviously not from practical point of view, but a theory based question can be asked in auditing paper as well. So this is very important. Okay, first priority will always be given to the fair value of asset given up. This is important. First of all, you have to see if the fair value of asset given up is given, then first priority will be that. However, if the fair value of the asset received is more clearly evident, then fair value of asset received is taken apart. But the first priority will be fair value of asset given up. If fair value of both the assets are not available, then what? Then what to do? Then book value of asset given up will be considered as cost of intangible asset acquired. Meaning thereby, suppose you exchanged a machinery with the intangible asset and there is no fair value of this machinery, but the book value of this is 10 lakh. So now in this case, if the fair value of asset given up or the fair value of asset acquired cannot be find out, then in that case the book value of asset given up will be considered as the cost of intangible. Okay, so this is very important. Exchange of assets. Okay, there are multiple cases in this. Firstly, the first priority will be fair value. Unless commercial substance is absent or fair value of asset acquired or given up cannot be reliably measured, in that case you will take the book value of asset given up. Okay, commercial substances present if it will affect the entity's operation or configuration in any manner. Okay, first priority will be fair value of asset given up. Next priority will be fair value of asset received. Okay, so on the basis of this we will discuss the question. आइए देखते हैं. X Limited acquired a patent right of manufacturing drug from Y Limited. In exchange of X Limited gives its intellectual property right to Y Limited. So X Limited acquired the patent of manufacturing drug from Y Limited and in exchange X Limited gave its intellectual property right. Current market value of the patent and the intellectual property rights are this and this. So X Limited has acquired a patent, okay, and for that it has surrendered the intellectual property rights. Okay, at what value the patent right should be initially recognized in the books of X Limited? So first priority will be the fair value of asset needs to be considered. So here we are giving up the intellectual property rights and it has the value of rupees 18 lakh. Yes or no? So here in the first case X Limited did not pay any cash. So we will recognize the same at 18 lakh because the fair value of asset given up is 18 lakh. So patent is measured at 18 lakh. This is the provision as per Ind AS 38. It is same, you can read it. Next is X Limited pays rupees 2 lakh to Y Limited. See, here the transaction is not of exchange of asset. You are paying rupees 2 lakh to Y Limited. Yes or no? Here the cost of patent will be cash paid plus fair value of asset given up. So here see, in the case number 1 the transaction was purely of exchange of asset, but in the second case it is exchange of asset plus payment of cash. So for exchange of asset we know the fair value of asset given up, yes or no, that is 18 lakh, and here cash amount is also included, so 2 lakh, so this will be total of 20 lakh. You can see. Okay, so it is important question. This type of question you can get in exam, so kindly prepare it carefully. Thank you so much. चलिए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल की. देखिए जो भी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है उसको हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर नहीं रिकॉग्नाइज करते हैं.
क्यों नहीं करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज? उसके पीछे कारण ये है कि आप उसकी कॉस्ट को जो है रिलायबली मेजर नहीं कर सकते, इसलिए उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। इसी तरीके से अगर एंटिटी के अपने इंटरनली जनरेटेड ब्रांड नेम है, जैसे लुइस फिलिप हो गया, मारुति हो गया, तो ये ब्रांड नेम क्योंकि कंपनीज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम से सर्व कर रही हैं तो उनका एक ब्रांड नेम बन गया है, लेकिन हम इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। मास्टहेड्स हो गए, जो भी न्यूज़पेपर का टाइटल है, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, तो इसको भी हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। कोई पब्लिशिंग टाइटल है, कस्टमर की स्पेसिफिक लिस्ट है आपके पास, तो इन सबको रिकॉग्नाइज नहीं किया जा सकता क्योंकि इनकी कॉस्ट रिलायबली मेजर नहीं हो सकती। अब बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट की। देखिए, बहुत सारी कंपनीज जैसे फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, इनको बहुत रिसर्च करनी पड़ती है मेडिसिन डेवलप करने के लिए, वैक्सीन डेवलप करने के लिए, और उसके बाद जब इनकी रिसर्च कामयाब हो जाती है तो वो उस मेडिसिन को लॉन्च करते हैं। अब जब भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट होती है तो दो फेजेस होते हैं, एक रिसर्च फेज, एक डेवलपमेंट फेज। रिसर्च फेज क्या होता है कि जो भी प्रोडक्ट हम बनाने की सोच रहे हैं क्या वो बन सकता है या नहीं। जैसे कोविड-19, अब कोविड-19 की वैक्सीन को लेके सबसे पहले रिसर्च हुई कि क्या इसकी वैक्सीन बन सकती है या नहीं बन सकती। रिसर्च कामयाब हुई कि हाँ वैक्सीन बन सकती है। नाउ जब कामयाब हो गई तो उसके बाद सेकंड फेज आया कि क्या उसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी है। कमर्शियल फिजिबिलिटी की बात मैं जब करता हूं तो क्या हम उसको मार्केट में बेच सकते हैं एक रिजनेबल प्राइस में, कि कंपनी की जो कॉस्टिंग आएगी, लागत आएगी, वो कवर अप हो सके, ठीक है, क्या उसे एक्सटर्नल मार्केट एक्सेप्ट करेगी। तो जब ये सब चीजें चेक की जाती हैं तो दैट इज कॉल्ड एज द डेवलपमेंट फेज, कि जो आपने प्रोडक्ट रिसर्च करके निकाला कि जैसे कोविड-19 की वैक्सीन पॉसिबल है, नाउ क्या उससे हम कमर्शियल फायदा उठा सकते हैं। जब इस चीज पे काम किया जाता है तो वो कहलाता है डेवलपमेंट फेज। अब जितना भी खर्चा एंटिटी का होता है रिसर्च फेज में, उसे आप एज एन एक्सपेंस ट्रीट करते हैं और प्रॉफिट और लॉस में उसको लेके हम शो कर देते हैं एज एन एक्सपेंस। लेकिन जितना भी डेवलपमेंट फेज में एक्सपेंस होता है उन सबको हमें कैपिटलाइज करना होता है और उसको हम बैलेंस शीट के अंदर कंसिडर करेंगे, उसको हम अपना प्रॉफिट और लॉस में नहीं लेके जाएंगे। नाउ इशू अराइजेस कि रिसर्च फेज कब तक है और डेवलपमेंट फेज कब तक है। तो देखिए, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है कि जब तक एक्सपेंसेस टू एस्टेब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी, मतलब कि जो प्रोडक्ट आप डेवलप करने की सोच रहे हैं उसकी टेक्निकल फिजिबिलिटी पॉसिबल है, ये जब तक एंटिटी एस्टेब्लिश नहीं कर देती, यहां तक के जितने भी एक्सपेंसेस हैं वो सारे के सारे रिसर्च फेज के एक्सपेंस माने जाते हैं, और इसके बाद के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंसेस माने जाएंगे। ये बात आपको एकदम नोट डाउन कर लीजिए कि एक्सपेंसेस टू एस्टेब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी, यहां तक के जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो रिसर्च फेज के हैं, इसके बियॉन्ड डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंसेस माने जाएंगे। बस आप इतनी ध्यान रखेंगे, आपका कोई भी क्वेश्चन करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं रिसर्च करने के अंदर, जो भी टेक्निकल एक्सपर्ट्स इन्वॉल्व हैं रिसर्च फेज में, वो अपने आप बता देते हैं कि हाँ हमारी रिसर्च कंप्लीट हो गई है, अब हम देखेंगे कि इसकी कमर्शियल फिजिबिलिटी कितनी है, और वो उस पर काम करना शुरू कर देते हैं। बट क्वेश्चन में इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं होगी, हमें सिर्फ ये वर्ड ध्यान रखना है, एक्सपेंसेस टू एस्टेब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी, यहाँ तक के जितने एक्सपेंसेस हैं दैट विल बी रिसर्च, बियॉन्ड दिस इट विल बी अ डेवलपमेंट फेज एक्सपेंसेस। ठीक है, तो कौन कौन से क्राइटेरिया ध्यान रखने हैं, टेक्निकल फिजिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी कितनी है, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं हम कॉस्ट, रियलिस्टिक एजम्पशन होनी चाहिए कि फ्यूचर में इतने रेवेन्यूज आएंगे कि कॉस्ट कवर अप हो जाए। ये आपसे पूछा तो नहीं जाएगा बट ठीक है, आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए इसके बारे में। एबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर यूज और सेल, मतलब जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे हैं उससे हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल होगा जिसको या तो हम यूज कर पाए या मार्केट में सेल कर पाए, और वो एसेट रिकॉग्निशन क्राइटेरिया मीट करें। इतनी बातें जस्ट एक बार रीड कर लीजिए आप, मेन बात जो है वो आप ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। कॉस्ट ऑफ इंटरनली जनरेटेड इंटेंजिबल असेट, जो भी असेट्स आप इंटरनली जनरेट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट में क्या क्या आएगा। तो कोई नई चीज नहीं है आपके लिए, जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे मटेरियल सर्विसेज पे, सैलरी, वेजेस, अदर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये मेन पॉइंट है। ओवरहेड्स, कौन से ओवरहेड जो कि आप एलोकेट कर सकते हो ऑन रीजनेबल बेसिस,
रीजनेबल बेसिस की जब भी मैं बात करता हूं मतलब इट मस्ट बी नॉन आर्बिट्री, मतलब बाइज्ड नहीं होनी चाहिए, वो क्लियरली आइडेंटिफिएबल है कि हाँ ये ओवरहेड जो है इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के हैं। जैसे सपोज कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसका अपना इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन का खुद का डिपार्टमेंट है, अब वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जा रही है, तो क्लियर दिख रहा है कि हाँ रीजनेबल बेसिस पे आप उसे एलोकेट कर सकते हैं। एंड नेसेसरी फॉर जनरेशन ऑफ द इंटेंजिबल असेट, और जब तक इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिलेगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को तो बट ऑब्वियस है कि तब तक R&D डिपार्टमेंट में काम नहीं हो पाएगा। However, it will exclude selling and distribution expenses, overheads not directly attributable, initial operating losses, staff training expenditure। ये लिस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्पेसिफिक है कि हाँ ये एक्सक्लूड हुआ, तो आपको पता है कि ठीक है इसके बाद कुछ है तो वो इंक्लूड ही करना है। ऑल्सो इफ द एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इट कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड ऑन फ्यूचर डेट। ये नहीं है कि आपने आज कोई एक्सपेंडिचर जो है उसको एक्सपेंस दिखा दिया रिसर्च फेज का और इन फ्यूचर आप उसे डेवलपमेंट फेज का दिखा के कैपिटलाइज करना चाहें, तो दिस इज समथिंग विच इज नॉट पॉसिबल। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद वेबसाइट जो है उसको एक इंटरनली जनरेटेड असेट माना जाता है, उसको आप एज एन इंटेंजिबल असेट दिखा सकते हैं। बट हाँ, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर परचेज किया है डेवलप करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, तो वो वेबसाइट की कॉस्ट में नहीं आएगा, इसको आप सेपरेटली जो है शो करेंगे। ठीक है, अब आइए इस पे कुछ इलस्ट्रेशन न्यूमेरिकल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, एक्स लिमिटेड हैज स्टार्टेड डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्शन प्रोसेस इन फाइनेंशियल ईयर दिस। टोटल एक्सपेंडिचर जो 30 सितंबर 2000 तक हुआ वो था 1 करोड़ पे। ठीक है, 30 सितंबर तक कंपनी का जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो 1 CR का हो चुका है। इसके बाद द एक्सपेंडिचर ऑन द डेवलपमेंट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस मीट्स द रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई को उसने रिकॉग्निशन क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट फेज मीट कर लिया, मतलब इसके बाद के जितने भी एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंस माने जाएंगे और बिफोर दैट जो भी एक्सपेंस होंगे वो सारे के सारे रिसर्च फेज के एक्सपेंस माने जाएंगे। द रिकॉर्ड्स ऑफ एक्स लिमिटेड शो दैट आउट ऑफ टोटल ऑफ ₹1 करोड़ 70 लाख वर इनकर्ड ड्यूरिंग जुलाई टू सितंबर, मतलब डेवलपमेंट फेज में 70 लाख रुपए इनकर हुए, क्योंकि कह रहे हैं ना जुलाई से सितंबर के बीच में 70 लाख रुपए लगे। यस और नो मींस डेवलपमेंट फेज में 70 लाख। तो एक्स लिमिटेड पब्लिशेस इट्स फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्वार्टरली, हाउ एक्स लिमिटेड शुड अकाउंट फॉर द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। 1 करोड़ यहाँ टोटल लगा था, 70 लाख डेवलपमेंट फेज में, तो रिसर्च फेज में कितना लगा होगा 30 लाख। तो इसको एज एन एक्सपेंस हमें दिखाना है, यस और नो, और इसको हमें क्या करना है, कैपिटलाइज्ड करना है, यस और नो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, कोई इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है। आप देखिए, एक्स लिमिटेड शुड रिकॉग्नाइज द इंटेंजिबल एसेट एट 70 लाख एंड 30 लाख विच वॉज ऑलरेडी रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस इन फर्स्ट क्वार्टर शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड, क्योंकि आप इस पर्टिकुलर क्वार्टर की बात कर रहे हैं जो कि 30 सितंबर को एंड हो रहा है, तो ये जो 1 जुलाई से शुरू हुआ होगा और जो 30 लाख है हम उसे पिछले क्वार्टर में एज एन एक्सपेंस ऑलरेडी दिखा चुके होंगे। समझ में आई बात आपको? आइए बात करते हैं आगे। एक्स लिमिटेड एक्वायर्ड वाई लिमिटेड ऑन 30 अप्रैल 2001। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को 30 अप्रैल को परचेज किया। परचेज कंसिडरेशन पे करी 50 लाख रुपए। फेयर वैल्यू ऑफ टेंजिबल एसेट्स थी उस दिन 45 लाख रुपीस। द कंपनी एस्टिमेट्स फेयर वैल्यू ऑफ इन प्रोसेस रिसर्च प्रोजेक्ट्स 10 लाख रुपए। मतलब सीधी सी बात यह है कि जो टेंजिबल्स आए उसकी कॉस्ट थी 45 लाख और जो इनटेंजिबल्स आए उसकी कॉस्ट थी कितनी, 10 लाख रुपए। ठीक है, नो अदर इंटेंजिबल एसेट इज एक्वायर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन द ट्रांजेक्शन। इसके अलावा और कोई इंटेंजिबल नहीं आया, मतलब इसे इंटेंजिबल ही माना गया है। इस पर आप दिमाग ना लगाएं कि ये रिसर्च प्रोजेक्ट है, ये है, उसने अपना इंटेंजिबल माना है, अभी हमें ये पता है। फर्दर कॉस्ट इनकर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन रिलेशन टू दैट रिसर्च प्रोजेक्ट इज एज फॉलो। 5 लाख रुपए रिसर्च एक्सपेंस में लगे, साफ रिसर्च लिखा हुआ एक्सपेंस है, प्रॉफिट और लॉस में जाएगा, यस और नो। इसके बाद 2 लाख रुपए टू एस्टेब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी। ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दी थी कि जितने एक्सपेंस होते हैं कब तक, एक्सपेंसेस टू एस्टेब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी, यहाँ तक के जितने एक्सपेंस है इंक्लूडिंग दिस वो रिसर्च फेज के एक्सपेंस है। ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूँ। तो ये भी आप इसे एक्सपेंस मानेंगे और इसको भी कहाँ लेके जाएंगे, प्रॉफिट और
लॉस के अंदर, ठीक है। 7 लाख रुपए फॉर फर्दर डेवलपमेंट कॉस्ट आफ्टर टेक्नोलॉजिकल फिजिबिलिटी इज एस्टेब्लिश। तो इसको जो है आप कैपिटलाइज्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए, एक्स लिमिटेड शुड इनिशियली रिकॉग्नाइज एक्वायर्ड दिस एट इट्स फेयर वैल्यू 10 लाख। रिसर्च कॉस्ट एंड दिस जो है वो चार्ज होगी P&L से। कॉस्ट इनकर्ड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी until the time when development costs are incurred are capitalized। तो टोटल इंटेंजिबल आप कितने का दिखाएंगे? 17 लाख रुपीस का अपनी बुक्स में आप दिखाएंगे। समझ में आई बात? इसके बाद आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन डेवलपिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। द एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड बाय एक्स लिमिटेड इन परसुएंस ऑफ इट्स डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इज गिवन बिलो। डेवलपमेंट कर रहे हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का, कुछ खर्चे हुए हैं, चलिए देखते हैं। 2 लाख रुपए दिए टुवर्ड्स सैलरी ऑफ द प्रोग्राम डिजाइनर, 5 लाख रुपए टुवर्ड्स अदर कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन। अच्छा, 2 लाख रुपए टुवर्ड्स कॉस्ट ऑफ कोडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी, 7 लाख रुपए अदर डायरेक्ट कॉस्ट आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ टेक्निकल फिजिबिलिटी। देखो एक चीज बता रहा हूँ, वी आर फ्रॉम कॉमर्स बैकग्राउंड and we are not so technical to identify whether it is a research phase or a technical phase। और एग्जाम में भी ऐसा कुछ नहीं होगा कि हमें इसमें फंसाया जाए। हमें एक चीज ध्यान रखनी है, वंस द टेक्निकल फिजिबिलिटी गेट्स एस्टेब्लिश, उसके बाद के जितने खर्चे हैं ना, वो सारे के सारे खर्चे जो हैं वो डेवलपमेंट फेज के। अब इससे पहले के जितने खर्चे हैं वो किसके मान लूं फिर मैं? रिसर्च फेज के। यस और नो? कॉस्ट ऑफ कोडिंग एंड एस्टेब्लिशिंग, देखो लिखा हुआ ना, एस्टेब्लिशिंग टेक्निकल फिजिबिलिटी, रिसर्च फेज, तो ये भी रिसर्च फेज हो गया। इनका 2 लाख टुवर्ड्स अदर टेस्टिंग कॉस्ट, तो ये आपके सीक्वेंस में आपको गिवन है लाइन से एक्सपेंसेस, सारे रिसर्च फेज और डेवलपमेंट फेज के। अ फोकस ग्रुप ऑफ अदर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स वाज इनवाइटेड टू अ कॉन्फ्रेंस फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस न्यू सॉफ्टवेयर। कॉस्ट ऑफ कॉन्फ्रेंस एग्रीगेटेड टू 70,000। तो कॉन्फ्रेंस ला रहे हैं, अच्छी चीज़ है इंट्रोडक्शन के लिए, ये कुछ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन टाइप लग रहा है, इसको भी आप नहीं कंसिडर करेंगे। द डेवलपमेंट फेज वाज कंप्लीटेड एंड कैश फ्लो बजट वाज प्रिपेयर्ड। नेट प्रॉफिट थे इतने, इसको आपको कैसे रिकॉग्नाइज करना है? तो मेरे हिसाब से 9 लाख रुपए आपके कैपिटलाइज होने चाहिए, बाकी सब P&L में एक्सपेंस जाना चाहिए। देखिए लिखा हुआ ना, 9 लाख रुपए कैपिटलाइज करेंगे, बाकी आप देख सकते हैं कॉस्ट इनकर्ड इन क्रिएटिंग कंप्यूटर सॉफ्ट शुड बी चार्ज टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट until technical feasibility asset recognition criteria have been established। Here technical feasibility is established after completion of detailed program design और accordingly वो लिखा हुआ। इसमें बस आप बहुत ज़्यादा लॉ नहीं लिख के आ सकते, टेक्स्ट नहीं लिख के आ सकते, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और इसमें बस छोटी सी बात आपको, अगर इस पे क्वेश्चन आता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट फेज को लेके, तो बहुत छोटी सी बात ध्यान रखनी है, जो मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब तक एक्सपेंसेस नहीं हो रहे हैं, एक्सपेंसेस किस लिए हो रहे हैं? टू एस्टेब्लिश टेक्निकल फिजिबिलिटी, यहाँ तक के सारे एक्सपेंस रिसर्च फेज हैं, उसके बाद के सारे एक्सपेंस आपके डेवलपमेंट फेज के एक्सपेंसेस माने जाएंगे, ठीक है। फटाफट इसको एक बार आप देख लीजिए फास्ट। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल एसेट। मतलब एक बार आप इंटेंजिबल कॉस्ट की कॉस्ट रिकॉग्नाइज कर चुके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, उसके बाद अगर फर्दर सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर होते हैं तो उसको क्या करना है? तो इंड एएस के बड़ा क्लियर कहता है, इट विल नॉट बी कैपिटलाइज एंड राइट ऑफ थ्रू प्रॉफिट और लॉस। उसको आपको P&L से ही राइट ऑफ करना है, कैपिटलाइज नहीं करना। ऐसा क्यों? उसके पीछे 3 कारण है। देयर इज नो एडिशन और रिप्लेसमेंट और पार्ट ऑफ इंटेंजिबल। भाई इंटेंजिबल के पार्ट्स तो होते नहीं, उसका रिप्लेसमेंट तो मतलब ही नहीं, और कुछ उसमें एडिशन हुआ नहीं। सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर्स आपने जो किए मेंटेन द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स करते हैं, बहुत रेयर होता है कि वो इंक्रीज हो रहे हो। हाँ, आपके एक्सपेंडिचर करने से अगर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स इंक्रीज हो रहे हैं तो आप उसे कैपिटलाइज कर लो, लेकिन ऐसा बहुत रेयर होता है। जनरली वो मेंटेन ही करते हैं, उसको ज़्यादा नहीं होता। जैसे वेबसाइट के केस में भी आप देखो, जनरली मेंटेनेंस कॉस्ट ही आती है, या ऐप भी है कंपनी की तो मेंटेनेंस कॉस्ट ही आती है। एंड डिफिकल्ट टू एट्रीब्यूट द एक्सपेंडिचर टू अ पर्टिकुलर इंटेंजिबल ऑफन रिलेटेड टू बिजनेस एज ए होल। ऐसा अगर कोई खर्चा किया भी जाता है ना इंटेंजिबल पे, तो आप उसे उस पर्टिकुलर इंटेंजिबल से रिलेट नहीं कर सकते, वो बिजनेस एज ए होल ही होता है। इस पे हम एक एग्जांपल करते हैं, ध्यान से देखिए। एक्स गारमेंट्स लिमिटेड है जिसने स्पेंड किए 1 करोड़ रुपए टुवर्ड्स प्रमोशन फॉर अ फैशन शो बाय वे ऑफ वेरियस ऑन रोड शोज एंड कॉन्टेस्ट। 1 करोड़ रुपए खर्च किए इसके ऊपर।
अब इससे क्या हुआ, कंपनी का ब्रांड नेम बना. आफ्टर दैट इवेंट इट रियलाइज्ड दैट द ब्रांड नेम ऑफ द एंटिटी गॉट पॉपुलर and resultantly subsequent sales have shown a significant improvement. It is further expected that this hike will have an effect of over next to 2-3 years. मतलब ये जो हाइक आया है इससे 2-3 सालों में तक इसका फर्क देखने को मिलेगा, ये एक्सपेक्टेड है. क्वेश्चन ये था क्या 1 करोड़ पे हम जो हमने इनकर किए हैं इसको हम कैपिटलाइज करें, इसकी अकाउंटिंग कैसे करें. तो देखिए ये P&L में ही जाएगा क्योंकि ये एक्सपेंडिचर जो बिजनेस एज ए होल है. अब आप सिर्फ मतलब इसे एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर इंटेंजिबल के ऊपर क्लासिफाई नहीं कर सकते, ये बिजनेस एज ए होल कंसिडर किया जाएगा. ध्यान से देखिए, एक्सपेंडिचर ऑफ 1 करोड़ दो increase future economic benefit but it does not result in creation of an intangible asset. Such promotional cost should be expensed off. इसको हम क्या करेंगे, एक्सपेंस की तरह ट्रीट करेंगे. चलिए बात करते हैं कैरिंग अमाउंट ऑफ इंटेंजिबल असेट. वंस आपने इनिशियल रिकॉग्निशन कर लिया एट कॉस्ट, अब उसको आप किस अमाउंट पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में ईयर टू ईयर बेसिस पे दिखाएंगे. तो देखिए 2 मॉडल आप ले सकते हैं, या तो कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल. कॉस्ट मॉडल बहुत सिंपल है, जो भी आपकी कॉस्ट है उसमें से आप जो भी एमोर्टाइजेशन का अमाउंट है वो माइनस करेंगे, और कोई भी एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस है. अब इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है, वैसे तो इसके बारे में हम अच्छे से पढ़ते हैं इंड AS 36 के अंदर, जो कि इम्पेयरमेंट लॉस का ही है. बट सरल अक्षरों में इम्पेयरमेंट लॉस पिक्चर में कब आता है, इसका बेसिकली मकसद ये होता है ये इंश्योर करना कि जो भी असेट है उसका जो कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट है वो जो है आपका किसी भी हाल में रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट से ज्यादा ना हो. रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट से ज्यादा कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट नहीं होना चाहिए. ये इम्पेयरमेंट लॉस का मकसद होता है. मतलब रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट जो है वो कैरिंग वैल्यू से या तो ज्यादा होना चाहिए या उसके इक्वल होना चाहिए. अगर इससे रिवर्स सिचुएशन है मतलब जिस वैल्यू पे आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स में असेट को दिखा रहे हैं, जो भी आपका कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट है, कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट मतलब जो भी बुक वैल्यू आप असेट की दिखा रहे हैं, अगर वो ज्यादा है रिकवरेबल वैल्यू ऑफ असेट से, तो उस केस के अंदर हम इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज करते हैं एज पर इंड AS 36, जिसके बारे में हम इंड AS 36 में पढ़ेंगे. जो रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट है ये होता क्या है, रिकवरेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है. देखिए इसको हम वैसे पढ़ेंगे इंड AS 36 में डिटेल में, बट जस्ट रेफरेंस के लिए बता रहा हूं कि आप क्या करते हैं, जो भी असेट की फेयर वैल्यू आज मिल सकती है लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल, मतलब अगर डिस्पोज ऑफ करने की कुछ कॉस्ट आएगी वो लेते हैं, या वैल्यू इन यूज, जो भी दोनों में से हायर आए उसको बोला जाता है रिकवरेबल अमाउंट ऑफ असेट. व्हाट इज दिस वैल्यू इन यूज. देखिए आप असेट को यूज करेंगे तो उससे कुछ ना कुछ फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे या कैश फ्लोज होंगे, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है दैट इज कॉल्ड एज वैल्यू इन यूज. तो रिकवरेबल अमाउंट जो वैसे हम इंड AS 36 में डिटेल में देखेंगे होता है फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल और वैल्यू इन यूज विच एवर इज हायर. और हम इंपेयरमेंट लॉस कब रिकॉग्नाइज करते हैं, हम निकालते हैं असेट का रिकवरेबल अमाउंट. अगर वो रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कम है कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट से, या दूसरे शब्दों में कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट ज्यादा आ जाता है रिकवरेबल से, तो हम इंपेयरमेंट लॉस बुक्स में लेकर आते हैं. ठीक है, चलिए अब इसको इतना ही समझ के छोड़ देते हैं. आगे अमोर्टाइजेशन मेथड कौन सा यूज करना है. देखिए यहां पर आपको ये देखना है कि जिस भी इंटेंजिबल एसेट की बात हो रही है उसकी फाइनाइट लाइफ है या उसकी इनफाइनाइट लाइफ है. इनफाइनाइट लाइफ है तो ऑब्वियसली किसी भी प्रकार का कोई अमोर्टाइजेशन नहीं होगा. इनफाइनाइट लाइफ कोई अमोर्टाइजेशन नहीं. लेकिन अगर फाइनाइट लाइफ है तो आपको अमोर्टाइज करना है. अमोर्टाइजेशन का मेथड क्या होगा, तो देखिए अगेन यहाँ लिख दिया रीजनेबल मैनर होना चाहिए, सिस्टमैटिक बेसिस पे होना चाहिए. मतलब सिंपली क्या होता है कि जिस रेशो में आपके फ्यूचर कैश फ्लोज आएंगे जनरली आप उस रेशो में उसको अमोर्टाइज करते हैं. ठीक है, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ. बट अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा नहीं है तो उस केस के अंदर आप उसे स्ट्रेट लाइन बेसिस पे डिप्रिशिएट करते हैं. देखिए सिस्टमैटिक बेसिस का मतलब क्या है, इफ द पैटर्न ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स कैन बी डिटरमाइंड then intangible asset must be amortized as per the pattern of economic benefit. Yes or no?
हाउएवर इफ नो पैटर्न कैन बी डिटरमाइंड, अगर आप पैटर्न डिटरमाइन नहीं कर सकते तो उस केस में आप स्ट्रेट लाइन मेथड जो है उसको फॉलो करेंगे। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, समझ में आए? श्योर। इसके बाद यूजफुल लाइफ कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, तो एक्सपेक्टेड यूसेज क्या है, पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या है, पब्लिक इन्फॉर्मेशन कितनी अवेलेबल है, ऑब्सोलेंस प्रोबेबिलिटी क्या है, कॉम्पिटिटर पॉलिसी क्या है, देयर मे बी अ नंबर ऑफ फैक्टर्स इन दिस। अमोर्टाइजेशन का अमाउंट जो भी आएगा वो प्रॉफिट और लॉस के अंदर जाएगा, ठीक है। अनलेस सच इंटेंजिबल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ अदर एसेट, मतलब सपोज एंटिटी ने कोई टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसका पेटेंट करवा लिया, ठीक है, और उस पेटेंट की हेल्प से कंपनी जो है अपने फिक्स्ड असेट्स इंटरनली ही कंस्ट्रक्ट करेगी, प्रोड्यूस करेगी, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो कंपनी ने पहले कुछ पेटेंट डेवलप किया और उस पेटेंट से, उस टेक्नोलॉजी का जो पेटेंट है उससे कंपनी कुछ अपने फिक्स्ड एसेट्स बना पाएगी, वो पेटेंट उसी लिए यूज होगा। सपोज कोई स्पेसिफिक 10 तरह की अलग अलग मशीनरीज बन पाएंगी, ठीक है। तो वो पेटेंट जो कंपनी ने लिया है वो फायदा देगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सम फिक्स्ड एसेट्स, से 10 मशीनरीज, नॉट इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर गुड्स एंड सर्विसेज में होता तो आप P&L में ले जाते, लेकिन क्योंकि वो फिक्स्ड एसेट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा तो उस केस के अंदर इस पेटेंट का जो अमोर्टाइज अमाउंट होगा दैट विल नॉट बी एक्सपेंस्ड इन प्रॉफिट और लॉस, दैट विल बी एडेड इन द कॉस्ट ऑफ असेट। जो आप ये फिक्स्ड एसेट डेवलप करेंगे उसकी कॉस्ट में इसको ऐड करेंगे, ये लिखा हुआ है। Unless such intangible is used in production of other asset, in such case the amount is added to the cost of such asset. So hopefully आपको point clear है। Amortization method and period shall be reviewed at the end of each financial year. हर पीरियड के एंड में आपको रिव्यू करना है। अमोर्टाइजेशन मेथड में चेंज सब्जेक्ट टू चेंज इन यूजफुल लाइफ, अगर यूजफुल लाइफ चेंज हुई है तो अमोर्टाइजेशन अमाउंट जो है वो चेंज हो जाएगा। मे बी ड्यू टू सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर ऑन इंटेंजिबल्स, हो सकता है कम या ज़्यादा हो गई हो, या फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स का जो पैटर्न है वो चेंज हो गया हो मार्केट फैक्टर्स की वजह से। तो किसी भी कारण से हो सकता है अमोर्टाइजेशन मेथड चेंज हो जाए। आपको रिव्यू करना है उसको कि जो मेरा अमोर्टाइजेशन अमाउंट है वो फ्यूचर मार्केट कंडीशंस को देखते हुए होना चाहिए, ठीक है। अब इसके बाद आगे बात करते हैं। एक्स लिमिटेड परचेज्ड अ फ्रेंचाइजी फ्रॉम अ रेस्टोरेंट चेन एट ए कॉस्ट ऑफ 1 crore एंड द franchisee had a 10 years life. In addition, the franchisee agreement mentions that the franchisee would also pay the franchisor royalty as a percentage of sales made. Okay. Can the franchisee rights be treated as an intangible asset under Ind AS 38? देखिए हमने रिकॉग्निशन प्रिंसिपल के अंदर पढ़ा था कि कब हम इंटेंजिबल को रिकॉग्नाइज करते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल था कि उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स आपको मिलने चाहिए। सेकंड है कि कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, रिकॉग्निशन में हमने यही पढ़ा था, आप जाके चेक कर सकते हैं। ये देखिए रिकॉग्निशन में क्या पढ़ा था, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, यस और नो। जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना एग्जाम में कि क्या आप उसे इंटेंजिबल कंसीडर कर सकते हैं, आपको रिकॉग्निशन प्रिंसिपल लिखना ही लिखना है कि भैया कोई भी इंटेंजिबल एसेट एज पर इंड AS 38 तभी रिकॉग्नाइज हो सकता है जब उससे फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिले और उसकी कॉस्ट रिलायबली मेजर हो सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्लियर है कि भाई आपने फ्रेंचाइजी ली है तो फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे और कॉस्ट 1 crore पे क्लियरली इसमें मेजर कर सकते हैं, तो ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर। एक्स लिमिटेड विल हैव द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स एंड कंट्रोल, यस और नो, और कॉस्ट कैन बी रिलायबली मेजर्ड, ठीक है। वही पॉइंट इसमें लिखे हुए। सबसे पहले आप ऐसे लिखें कि इंड AS 38 के हिसाब से इंटेंजिबल असेट जो है उसे तभी आप रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ये 2 पॉइंट्स। और उसके बाद अकॉर्डिंगली इस केस स्टडी के अंदर जो कॉस्ट है वो 1 crore है और फ्रेंचाइजी से आपको फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे, तो अकॉर्डिंगली हमारे इंड AS 38 का क्राइटेरिया मीट होता है और फिर हमें जो 1 crore पे है इसको एज एन इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, जिसको हम 10 साल के पीरियड में अमोर्टाइज करेंगे और उसे P&L में चार्ज करेंगे। समझ में आई बात? श्योर। इसके बाद एक क्वेश्चन 1-2 नंबर का किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है कि क्या अमोर्टाइजेशन पॉलिसी रेवेन्यू लिंक्ड हो सकती है। तो इस पे हमारा इंड AS 38 पैरा 98C क्या है, ध्यान से देखिएगा इसको, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। देखिए कायदे से अमोर्टाइजेशन पॉलिसी रेवेन्यू लिंक्ड नहीं हो सकती क्योंकि जो रेवेन्यू है वो किसी पर्टिकुलर इंटेंजिबल पे डिपेंड नहीं करता, उसमें मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, लाइक सेलिंग एक्टिविटीज इन्वॉल्व होती हैं, प्राइजेस चेंज, सेल्स वॉल्यूम, बहुत सारी चीजें होती हैं रेवेन्यू में। तो इट मीन्स अमाउंट ऑफ
amortization on the basis of revenue generated, but practically revenue various factors पे, therefore amortization cannot be revenue linked. लेकिन Ind AS 38 पैरा 98C प्रोवाइड करता है कि रेवेन्यू अमोर्टाइजेशन जो है वो रेवेन्यू लिंक हो सकता है इन द फॉलोइंग टू सर्कमस्टांसेस. वो कौन से दो सर्कमस्टांसेस होंगे, बड़े ध्यान से देखिए. फर्स्ट, इन विच द इंटेंजिबल असेट इज एक्सप्रेस्ड एज ए मेजर ऑफ रेवेन्यू. मतलब आपने जो इंटेंजिबल असेट को रिकॉग्नाइज किया एज ए मेजर ऑफ रेवेन्यू की इस पर्टिकुलर इंटेंजिबल से इतना रेवेन्यू मिलेगा, इस वजह से इतनी हमने कॉस्ट उसकी रिकॉग्नाइज करी, कुछ इस तरीके का. या main point where it can be demonstrated that revenue and the consumption of economic benefits of intangible are highly correlated. और ये मैनेजमेंट को जो है आपको प्रूव करना पड़ेगा. इससे ऑडिटर कितना कन्विंस होता है वो ऑडिटर पे डिपेंड करता है. तो अगर मैनेजमेंट इस बात पे कन्विंस कर पाती है कि रेवेन्यू और कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ इंटेंजिबल बहुत ज़्यादा कोरिलेटेड है और ऑडिटर भी कन्विंस हो जाए तो अच्छी बात है. तो वहाँ पर आप जो है अमोर्टाइजेशन को रेवेन्यू लिंक कर सकते हैं. इस पे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं. थियोरेटिकल पॉइंट है ये. इंड एस 38 पैरा 98C इसको रखिएगा दिमाग में ध्यान. 2 नंबर तक का इसके ऊपर क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. केस स्टडी भी फॉर्म कर सकते हैं कि कोई कंपनी है वो इंटेंजिबल रिकॉग्नाइज करी, उसने ये प्रूव कर दिया कि जो इंटेंजिबल है उसका यूज करके हमें पर्टिकुलर रेवेन्यू मिलेंगे, मतलब रेवेन्यू और कंजम्पशन ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ इंटेंजिबल हाईली कोरिलेटेड है, इस तरह का पॉइंट डाल दिया. तो क्या वो ऑर्गेनाइजेशन एंटिटी अमोर्टाइज कर सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू इन द रेशियो ऑफ रेवेन्यू जो जनरेट होगा? तो इंड एस 38 अलाउ करता है इन 2 सिचुएशंस में, और ऐसी सिचुएशन अगर केस स्टडी में है तो ऑब्वियसली इट कैन बी डन एज पर इंड एस 38. तो ऐसा क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में बना के पूछा जा सकता है. ठीक है, फटाफट इसको यहाँ तक आप एक बार देख लीजिए फास्ट. चलिए अब बात करते हैं रिवैल्यूएशन मॉडल की. वैसे हमें इसके बारे में डिटेल में देखना है इंड एस 16 में, दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट. जस्ट मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि रिवैल्यूएशन मॉडल होता क्या है. इसमें हमारा मकसद होता है कि कैरिंग वैल्यू ऑफ असेट जो है वो फेयर वैल्यू ऑफ असेट के इक्विवेलेंट रहे, और इसको ऑप्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं. पहली कंडीशन कि जितने भी अदर एसेट्स हैं इस क्लास के वो भी रिवैल्यूएशन मॉडल के हिसाब से जो है ट्रीट करने हैं, अनलेस देयर इज नो एक्टिव मार्केट. हाँ, अगर किसी का कोई एक्टिव मार्केट ही नहीं है जिसकी फेयर वैल्यू ही नहीं निकल सकती तो वो एक अलग एक्सेप्शन हो सकता है. फेयर वैल्यू जो है वो आपको एक्टिव मार्केट की रेफरेंस में निकालनी है. नो अदर ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ कंप्यूटिंग फेयर वैल्यू कैन बी यूज्ड. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सिर्फ एक्टिव मार्केट जो है वहाँ से आपको फेयर वैल्यू लेनी है और कोई तरीका आपको उसका यूज़ नहीं करना. थर्ड पॉइंट है कैरिंग अमाउंट मस्ट नॉट मेटेरियली डिफर फ्रॉम फेयर वैल्यू. रिवैल्यूएशन मॉडल के अंदर जो कैरिंग अमाउंट है वो फेयर वैल्यू से ज़्यादा डिफर नहीं करना चाहिए. फॉर दिस रिवैल्यूएशन मस्ट बी सफिशिएंटली रेगुलर. और जनरली हम हर साल नहीं तो 3 से 5 साल में रिवैल्यूएशन करते हैं. बट जनरली ऑर्गेनाइजेशंस को अगर लगता है कि इंडिकेशंस हैं तो वो रिवैल्यूएशन हर साल ही करके चलती हैं उसका. अब रिवैल्यूएशन करने से अगर असेट की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको हम लेके जाते हैं कहाँ पर? रिवैल्यूएशन सरप्लस में. रिवैल्यूएशन सरप्लस में हम उसको लेके जाते हैं. एक्चुअली होता क्या है मैं आपको बता दूं. असेट की वैल्यू इंक्रीज करेगी, असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई अगर तो वो डेबिट होगा. तो कॉरस्पॉन्डेंट जो क्रेडिट है वो आप देते हैं रिवैल्यूएशन रिजर्व कह लीजिए, सरप्लस कह लीजिए. ठीक है, इसको ये जो है एज ए अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम दिखाया जाता है. अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कैसे? कि जब आप प्रॉफिट और लॉस बनाएंगे, ठीक है, तो उसके अंदर जो अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है उसके अंदर आप जो है रिवैल्यूएशन सरप्लस शो करते हैं कि आपका कितना हुआ. और एंड में फिर जो एप्रोप्रिएशंस की जाती हैं उसमें फिर उतना रिवैल्यूएशन सरप्लस दोबारा से अलग कर दिया जाता है ताकि उसे बैलेंस शीट में दिखाया जा सके. तो बस इतना ध्यान रखना है आपको. अभी ज़्यादा ट्रीटमेंट में नहीं जाना. दैट वी विल सी इन इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कि जो भी असेट अपवर्ड रिवैल्यू होता है तो वो अमाउंट कहाँ जाएगा? रिवैल्यूएशन सरप्लस में, और उसे P&L में अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में कंसिडर करना है. However, if it leads to decrease in value तो आप इसे प्रॉफिट एंड लॉस में सीधा रिकॉग्नाइज कर देंगे. अब सपोज आपने जिस असेट को रिवैल्यू किया था, ठीक है, वो
जो है आपने डिस्पोज ऑफ कर दिया, सेल कर दिया, और उस पर आपको किसी भी तरह का कोई सरप्लस हुआ, तो उस केस में जितना भी अमाउंट रिवैल्यूएशन सरप्लस में पड़ा हुआ है वो सारा का सारा हम रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपको याद हो तो ये आप फाउंडेशन लेवल से चीज़ें पढ़ते हैं, पहले AS10 हुआ करता था, उसमें भी सेम चीज़ें हुआ करती थी फिक्स्ड असेट के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कुछ नया नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल इज सेम एज रिवैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल असेट्स। तो अभी जस्ट मैंने यहाँ रेफरेंस यूज कर लिया है, कोई न्यूमेरिकल भी नहीं ले रहा मैं इसके ऊपर। अगर आप इंड AS 16 कर चुके हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो आप जब उस वहाँ पर इंड AS 16 करेंगे तो यहाँ पे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि रिवैल्यूएशन मॉड्यूल एग्जैक्टली है क्या।